वेलकम टू एकेडमिक विनरागी। माय नेम इज़ विनय। अभी हम देख रहे हैं CDS 1 2024 के आंसर की या फिर सॉल्यूशन, और द सेट आई एम यूजिंग इज सेट डी। तो थोड़ा ऑर्डर आप देख लीजिए अपने हिसाब से। पहला क्वेश्चन, एक रिट पिटीशन फाइल की किस शख्स ने की? पेन ले लेते हैं, पेन तुम हटो, पेन तुम चलो, ठीक है। फेमस वर्डिक्ट कौन सा, किसकी बात कर रहा है ये? राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। तो किसने ये रिट पिटीशन फाइल की? तो ये केस है इनका, जस्टिस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक। 2017 के आसपास की ये बात है। थोड़ा सा इसको पतला कर लें अगर। हाँ, तो जो मुझे पता थे या फिर जो मैंने सर्च कर लिए इजीली, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे, और बाकी चीज़ें जो स्टेटमेंट वाले हैं जो उसको सर्च करने में मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा, वो हम उसकी वीडियोस कल देखेंगे। तो आज हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो जो देख सकते हैं। वैसे ही लेट हो गया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आपको पता ही है, और अगर आपने प्लेलिस्ट देखी थी तो प्लेलिस्ट में मैंने बताया ही था, मतलब प्रियम्बल वाले में, कि कौन सा एक तो सिस बताया था, बहन वाला, यही 3 वर्ड यूज़ हुए हैं। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ था। यूनिटी को तब्दील करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया था। जी हाँ। तो द आंसर इज 2 ओनली। एज पर द स्टेट लिस्ट। अब देखो, वो जो लिस्ट थी अपनी, कौन सी? 3 तरह की, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट। इसमें पूछ रहा है कि स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन किस पे एग्रीकल्चर लैंड में किन किन सब्जेक्ट पे है। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सो द आंसर इज 1, 2 एंड 3। और ऐसे बहुत सारे केसेस में 1, 2 एंड 3 करेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। 7th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, शायद ये करंट अफेयर्स का पार्ट रहा हो। द आंसर इज पर्थ। अच्छा, करंट अफेयर्स जब भी मैं सर्च करता हूँ तो क्या देखता हूँ? हमेशा सबसे पहले न्यूज़ वाले सेक्शन पे जाता हूँ कि आखिर ये न्यूज़ कब की है। तो ये न्यूज़ है सन तो 2024 ही होगा, जनवरी का। तो यही जब भी मुझसे कोई पूछता है, मैसेज करता है कि भैया कितने करंट अफेयर्स करने हैं, मैं हमेशा ही बताता हूँ कि यार देखो, अच्छा और भी क्वेश्चन आए, कुछ 2023 के हैं, कुछ 2021 के हैं। मैं आपको अभी क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो एक आधा 2-3 क्वेश्चन तो आपको एकदम अवे मिलेगा ही। तो जैसे अप्रैल में अगर पेपर है तो मार्च छोड़ दो, इसके पहले के 4 मंथ बड़े अच्छे से कर लो, जैसे कि फेब, जैन और बाकी जो 2 वैल्यू आती हो। और देखो, जैन और फेब से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, जो कि जैन से मेरे ख्याल से 5-6 क्वेश्चन आपको जनवरी से ही मिल जाएंगे। तो ये पैतरा होता है। और अगर आपके पास टाइम बचता है और आप बहुत ही सीरियस CAPF प्रिपेयर कर रहे हैं या CDS प्रिपेयर कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपने कवर कर लिया है अच्छे से, और टाइम ज़्यादा है, तब थोड़ा और पीछे जा सकते हो। लेकिन इन 4 मंथ पे फोकस किया करो, इसको छोड़कर। किसको छोड़कर? मुझे छोड़ के नहीं, 1 मंथ को छोड़ के, जिसमें पेपर छप गया हो। अभी देखो, आइडियोलॉजी थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लगाएंगे अभी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी? तो आप ये समझ सकते हैं, विपिन रावत साहब ने तो लिखी नहीं, और ऑटोबायोग्राफी शायद खुद ही लिखी जाती है। तो ये मनोज मुकुंद नरावने इज द करेक्ट आंसर। यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया हूँ कि नहीं? हाँ, ऑन है, ठीक है। द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्वशक्ति टू फ्लश आउट टेररिस्ट। कहाँ से भगाना चाहते हैं टेररिस्ट? जम्मू एंड कश्मीर से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल कन्फर्ड टू, अब ये देखो, ये तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, मतलब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड देना है, ठीक है, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। इंदौर आ रहा है पिछले 4-5 बार से, ठीक। तो इंदौर ही आंसर होगा। या फिर आप ऐसे हटा सकते हैं कि प्रयागराज क्लीनेस्ट सिटी। ये कोई बात जम रही है? जगह जगह तो खोद दिए हैं, आप नए पुल जाओ, चुंगी जाओ, कहाँ नहीं खोदा ये बताओ? पहले वो खोदते हैं, वो वाली मीम देखा है? पहले वो खोदते हैं, फिर पाइप डालते हैं, फिर याद आता है नहीं, पाइप निकालो, पहले वो डालना है सीवर लाइन, फिर सीवर लाइन डालते हैं, फिर कहते हैं ना बिजली की लाइन नहीं डाले, फिर पाटते हैं। ऐसे करते करते पूरा प्रयागराज इस वक्त खुदा पड़ा है। प्रयागराज हो नहीं सकता, यानी ये और ये कट गया, बचा ये दोनों। अगर आपको नहीं आता है तो कह रहा हूँ, वैसे तो इंदौर है, तो तुरंत ये आंसर हो गया, इंदौर एंड सूरत। और अगर मान लो आप कंफ्यूज हो फिर भी, तो आप वाराणसी को पकड़ लो। वाराणसी कैसे इतने क्लीनेस्ट हो जाएगा? इतनी पतली पतली गलियां हैं, और समझ रहे हो, इंदौर आ रहा है हमेशा से, तो इंदौर एंड सूरत इज द करेक्ट आंसर।
ये तो एलिमिनेशन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनस, यानी कि अपनी खुद की बनाई हुई असॉल्ट राइफल डेवलप्ड बाय DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वैकेंसी आ नहीं रही है। असॉल्ट राइफल उग्रम है ना, जो इट विल रिप्लेस द असॉल्ट राइफल इंसस। T91 मुझे याद आ रहा है, T90 याद आ रहा है, किसी SSB इंटरव्यू मुझसे पूछा था T90 अर्जुन MBT, दैट इज मेन बैटल टैंक, मुझे ऐसा याद आ रहा है कुछ हल्का हल्का और अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी है तो मुझे अब कम याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज, योगेश सिंह नाम के जो शख्स हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन चैंपियनशिप 2024 में, ये किस खेल से एसोसिएटेड है? सो ही इज एसोसिएटेड विथ शूटिंग, नॉट आर्चरी। अब देखो प्रभा आत्रेय ये क्लासिकल सिंगर है, तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। कैसे रिपीटेड? क्योंकि मैंने कितनी बार बताया भी है, या फिर जब आप एनालिसिस करते हैं PYQ का, तो आप ये देखो पूछता क्या है इसमें से। जैसे एक बार दादा साहब फाल्के अवार्ड था, तो ये पहला किसको दिया, यानी ये पढ़ना है किसी अवार्ड को जो दिया हो वो पहली दफ़ा किसे दिया। या फिर ऐसा जब भी कोई सिंगर डांसर होते हैं तो एक चीज़ होता है घराना। अब मैं और आप म्यूज़िक तो शायद नहीं जानते, शायद आप जानते हो, तो कुछ घराना वराना होता होगा, तो किस घराना से है ये, ऐसा जब किसी और शख्स की मौत हुई थी तो पूछा गया था। तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इसको सही से पढ़ें? तो प्रभा आत्रेय जी अब नहीं रही, ये किस घराने से थी? ये थी किराना घराना। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ? देखो अगर आपने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। मान लेते हैं आप डिफेंस एस्पिरेंट है, बहुत ही हार्डकोर, और आपने सब कुछ पढ़ा है, तो सबसे पहला जैसे 1947 देश आज़ाद हुआ, 47 से 55 तक जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी वो थी कमांडर इन चीफ, और 55 के बाद से जो 1955 के बाद से जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है वो है क्या कहते हैं इसको हम लोग आजकल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो सबसे पहले 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो कोई अंग्रेज रहा होगा, रॉबर्ट करके नाम था उसका, फिर कोई और बना, फिर बने ये करियप्पा साहब। ठीक, करियप्पा साहब बने। क्या बने? पहले इंडियन, यानी 1947 से 55 में जो कमांडर इन चीफ थे, पहले कोई अंग्रेज, फिर कोई अंग्रेज, फिर अपने ये करियप्पा साहब, यानी ये इंडियन है, ये दोनों ब्रिटिशर है, तो इसलिए आंसर ये हो गया। अगर क्वेश्चन कभी किसी आगे ज़माने में ऐसे आ जाए हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये नहीं होगा, करियप्पा साहब भी नहीं होंगे। इसके बाद जब बने ये राजेंद्र सिंह जी जडेजा, तो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर आप कहेंगे तो इनको कहेंगे। पहले इंडियन कमांडर इन चीफ आप कहेंगे तो किसको कहेंगे? करियप्पा साहब को। सो घूम फिर के सब मत याद करो, करियप्पा साहब इज़ द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ। ठीक है, बस बहुत बढ़िया। एक कोई एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम बनाया है इंडियन आर्मी ने, इसका नाम है देखो वैभव, संभव और सम। तो वैभव नहीं, संभव। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्या ये जो मैं सब कुछ बता रहा हूँ एकदम एक्यूरेट है? मेरी तरफ से तो मैंने देख लिया है, लेकिन फिर भी कुछ कमियाँ कुछ खामियाँ, कल वाली वीडियो में हमने जाना था किसी ना किसी में, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ खामियाँ रहेंगी, तो हो सकता है इस वीडियो में भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाएँ। तो अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में एरर है तो आप कमेंट में बताना, कि जिससे कि मैं उसको रेक्टिफाई या एक्सप्लेनेशन डाल दूँ। अगर ऐसा हो तो ज़रूर डालना, शर्माना मत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक एग्रीमेंट किया लिथियम, अच्छा लिथियम न्यूज़ में चल भी रहा था उस टाइम, कब? जब मैं इंटरव्यू देने गया था, जुलाई 2023। ठीक है, लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट में तो किस कंट्री से इन्होंने साझा किया? वो है अर्जेंटीना, मेसी। अब देखो ये शंघाई वंघाई मैं नहीं बात करूँगा, अब क्रिकेट की बात करते हैं ना यार। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, फिर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने, और मीमर्स ने जम के मीम बनाए कि बदला लेने का वक्त है, लेकिन हम फिर हार गए। ऑस्ट्रेलिया वन दिस टाइटल फॉर द 4th टाइम। यस, इंडिया के पास 5 टाइटल है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका अगेन, यस, बिकॉज इनिशियली इट वॉज डिसाइडेड टू हैपन इन श्रीलंका, बट लेटर इट हैज़ बीन मूव टू साउथ अफ्रीका। भारत रत्न अवार्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है सिविल सर्विसेज में, यहाँ पे ये क्वेश्चन 1972 में, जी नहीं, अरे सबसे पहले मेरे ख्याल से सी राजगोपालचारी उनको मिला था, ध्यान नहीं है मेरे को, 1950 देखा था मैंने वैसे, अभी 52 या 54 ऐसे कुछ लगा लो,
नहीं ध्यान है, हटा दूँ क्या? 72 में तो नहीं आ रहा, 75 में इमरजेंसी लगी। सबसे पहले तो आज़ादी के आसपास ही ले लिया था यार उन लोगों ने, ठीक है। 1950s में है, 54 मैं लिख देता हूँ बट मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे। आई विल राइट डी, डी स्टैंड्स फॉर डाउट। द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट, यस। तो ये गलत और ये सही, ये गलत ये सही। तो क्या मिलता है? कुछ मिलता है, हाँ, सम्मान मिलता है और एक सनद मिलता है। सनद बोले तो सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट मिलता है, प्रेसिडेंट की साइन रहती हैं और साथ में एक मेडल टाइप का, ठीक। पैसे ऐसे नहीं मिलते इसमें। अच्छा ये तो कर ही लोगे ना, टू ओनली, ये तो मैं नहीं करूँगा हर बार। कुछ यादें हैं कुछ अधूरी, मन कौतूहल, मन कौतूहल ये जो एक काम है, वर्क ऑन म्यूजिक वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द एजिस ऑफ राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर। सुगमा भारत मैं नहीं जानता, मैं नहीं बताऊंगा। डायमंड, अच्छा ये मैं इसका श्योर नहीं हूँ ना, और डायमंड माइनिंग, हालांकि मैं बहुत श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है, लेकिन रहन दो, मुझे लगता है तो क्यों बताऊँ। जेम्स वेब टेलीस्कोप, अब देखो ये खबर कब की है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, हालांकि वो एक दूसरे चैनल पे, दिसंबर 2021। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये कोविड क्या, अच्छा 21 में कोविड, हाँ लॉकडाउन ही था। जेम्स वेब टेलीस्कोप ऑर्बिट्स द सन एंड नॉट द अर्थ अबाउट 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मान लो सन है, सॉरी दिस इज अर्थ, तो ये यहाँ कहीं है। क्या नाम है इसका? L2, लैग्रेंजियन 2 करके एक पॉइंट है। लैग्रेंजियन से हालांकि याद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स, अच्छा इस बार साइंस एंड टेक के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के डाले हैं, 11th-12th के भी डाले हैं। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें दिमाग ज़्यादा लगाएं कि कम लगाएं। सब एटॉमिक पार्टिकल तो 3 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी एक जगह जिक्र था 11th-12th में, कहीं आपको मिल जाएगा, न्यूट्रिनो, मिसॉन, ये 3-4 चीज़ें, इलेक्ट्रिनो, न्यूट्रिनो, ऐसे करके पोजिस्ट्रॉन, ऐसे करके और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एक मूऑन, तो हाँ विकिपीडिया पे देखने पे तो मिल रहा है कि मूऑन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो या तो ये या तो ये 3 या 4, यानी कि ये या ये। लेकिन मुझे लगता है अगर इन्होंने डाला है तो शायद इन्होंने सोचा होगा कि मज़ा लेते हैं और इन चारों को वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंसिडर करेंगे। क्यूबिट, ये अगेन ये शायद सिविल सर्विसेज या किसी बार मैं एक बार वो बता रहा था, याद है मैंने कोई वीडियो बनाई थी लास्ट मिनट CDS टिप्स या CAPF टिप्स, मुझे याद नहीं क्या वीडियो था, उसमें मैंने ये एग्जांपल दिया था कि अगर कहीं क्यूबिट आ जाए तो ऐसा ध्यान रखना कि, अच्छा मैं वो बता रहा था कि करंट अफेयर्स करते टाइम ये ध्यान रखना कि कहीं ये चीज़ करंट अफेयर्स में था तो नहीं। तो क्यूबिट, और उस टाइम क्वांटम कंप्यूटिंग नया नया चला था, सुपर कंप्यूटर मद्रास भी निकाल रहा था, IIT बॉम्बे भी दे रहा था, ने मद्रास ही दिया था क्वांटम कंप्यूटर, क्यूबिट। और ये वैसे भी फीलिंग आ रही है थोड़ी बहुत कंप्यूटर साइंस बिट वाली, 2 4 8 वाली, 3 3 9 3 27 3 821 872, मीम याद है। फोटो 51 refers to an image of DNA molecules. The rest mass of Higgs boson is estimated close to be, यार ये पता नहीं क्या है, बहुत ही हाई लेवल की, ये शायद सब मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी लिया है, क्लासिकल फिजिक्स से लेता ना तो हम लोग को फ़ायदा हो जाता। हिग्स बोसोन से क्या है, गूगल पे 125 दिखा रहा है जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन पर मीटर पर सेकंड कुछ लाइट स्क्वायर C स्क्वायर, यूनिट ऐसे दिखा रहा है यार, वो इन्होंने यूनिट थोड़ी सी या तो गलत दी है, लेकिन शायद ये डिस्क्रिपेंसी में नहीं मानेंगे यूनिट की गलती को। तो क्लोजेस्ट मेरे ख्याल से तो 100 गीगावाट होना चाहिए, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है और मुझे लगता नहीं कि शायद इस क्वेश्चन को किसी ने किया होगा सिवाय तुक्केबाजी के। तो 100 वाला मान सकते हैं आप। और रेस्ट मास क्यों पूछा है? क्योंकि मास में इंक्रीज, याद है, m0 अपॉन 1 माइनस v²/c² या c²/v² होता है। जब बहुत स्पीड से आप ले जाएंगे तो इट्स मास में वेरी, ग्रेविटेशन के वाला मत सोचना कि मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेट में चेंज एज पर द
acceleration due to gravity. The same case goes with the density. Density will not remain constant always. Yes, up to 10th 12th basic constant है density. क्या हो गया? लेकिन जब आप स्पीड किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी. ये बात है नोजल या डिफ्यूज़र की. अभी तक हमने जितना पढ़ा बचपन में वो सब सबसोनिक पढ़ा है. सुपरसोनिक में डेंसिटी वेरी कर जाती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंटली डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एटॉमिक क्लॉक. यार इसमें भी देखो वाइब्रेशन तो होता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है मुझे क्योंकि सीजियम होता है इसमें. तो आई विल गो विद दिस. अब देखो ये जो क्वेश्चन है यार, इस बार किसी बहुत ज़्यादा लगता है जो भी आदमी था ना क्वेश्चन कराने वाला, क्वेश्चन डालने वाला, या तो यार वो उससे था, साइंस एंड टेक बैकग्राउंड उसका था. अब देखो हाउ वन कैन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस. अब देखो इसमें अगर हम सिंपल ह्यूमिडिटी तो यार ज्योग्राफी में भी आता है, एक अप्लाइड थर्मल में भी आता है. अब मैं इसकी मानूं या इसकी मानूं, देखो अगर ज्योग्राफी पढ़ा है तो शायद ये कहीं बुक में तो दिया है, एनसीईआरटी में कहीं तो दिया है ना, कि इस पे डिपेंड करेगा. लेकिन हम अप्लाइड थर्मल वाले कॉन्सेप्ट से अगर देखें, अगर ये टफ बनाया हो तो मुझे नहीं पता ये टफ बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं. जैसे ह्यूमिडिटी क्या होती है, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ये रहा ह्यूमिडिटी, यानी इस एयर के पैकेट में कितना पानी है, वाटर, वाटर को क्या लिखते हैं W, इसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. ठीक, यानी कि मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ एयर, मास ऑफ वेपर अपॉन एयर, इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोले तो ओमेगा, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. ठीक, जो कि होता है 0.622 PV अपॉन PT माइनस PV. PV इज अ वेपर प्रेशर, PT इज अ टोटल वेपर प्रेशर, दैट इज 10⁵ पास्कल. और एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है PV/PVS. देखो एक तो ह्यूमिडिटी है कि इस वक्त इस एयर के पैकेट में कितना पानी है, दैट इज इट्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ठीक, इसकी एब्सोल्यूट कितनी है, मान लो इतना है, मान लो आधा भर रखा है तो आपने कहा 50%. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, जब और पानी ये ना रख पाए, है ना, पूरा सैचुरेशन आ जाए, जहाँ पे सैचुरेशन आ जाता है कि इट कैन नॉट होल्ड मोर वाटर, नाउ इट इज सैचुरेटेड. उस टाइम पे जो होता है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड, कि जब और ज़्यादा इवोपोरेशन नहीं हो पा रहा. इनका जो रेशियो है एब्सोल्यूट अपॉन ये सैचुरेशन वाले टाइम पे, यानी कि इस वक्त कितना वेपर प्रेशर है, किसका, अभी का, और जब सैचुरेशन हो गया तो जो प्रेशर है उसको हम कह देते हैं PVS, यानी कि सैचुरेशन प्रेशर हो गया. इनके प्रेशर के रेशियो को भी हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो लेकिन ये सब नहीं पूछा होगा यार, है ना. तो देखो एब्सोल्यूट रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए क्या चाहिए, अभी की ह्यूमिडिटी ले लो और टेम्परेचर, यार यही होगा, है ना. मेरे ख्याल से ये तब लगाना चाहिए जब न्यूमेरिकल दे. न्यूमेरिकल तो दिया नहीं, थ्योरी दिया है. एब्सोल्यूट, अच्छा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, सैचुरेशन. यार रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे आएगी जब तक सैचुरेशन प्रेशर नहीं पता होगा यार. PVS तो चाहिए ही ना. सैचुरेशन प्रेशर यानी कि तब तक हम हीट करते जाएं, टेम्परेचर तब तक हम बढ़ाते जाएं जब तक सारा ना आ जाए, तो टेम्परेचर तो चाहिए. ठीक है, यही आंसर है, C आंसर है. ये सब छोड़ दो, सिंपल इसको ज्योग्राफी मानो, एक लाइन का, है ना. विच ग्रीन हाउस गैस हैज़ द मैक्सिमम एवरेज रेजिडेंस टाइम. तो एज पर द गूगल द आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज N2O.
और BW आपको कोप्पन क्लाइमेट बचपन से आपने पढ़ा है, मतलब 11th की ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कि B का मतलब होता है ये वाला ड्राई वाला, है ना। ड्राई में डेजर्ट होता है BW, और ये स्टेपी वाला, स्टेप पढ़ लो चाहे स्टेपी कह दो, BS होता है शायद। टुंड्रा E होता है ये सब तो ठीक है, आपको आता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वाली जो रिपोर्ट है कौन देता है? IUCN देता है कि भाई ये सब मरने होने वाले, इनको बचाओ। NH2 सॉरी नेशनल वाटरवेज 2, NH1 दिल्ली से इधर पूरा जाते हैं, जलंधर से आगे जाती है, ध्यान नहीं आ रहा है, एक वर्ड है पर समझ लो सीधे जाती है, ठीक। नेशनल वाटरवे की बात करते हैं। नेशनल वाटरवे पहला कहाँ है? अपने यहाँ, हल्दिया टू प्रयागराज, तो ये तो पहला था, सबको पता है। 2 पूछा है। और NH2 से मुझे याद आता है, NH2 क्योंकि एक बार जब मेरा भाई चंडीगढ़ में था ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो सब घर वाले कह रहे थे कि आगरा में एक हाईवे वहाँ से आ जा, तो मेरे को याद है कि NH2 आगरा वाली हाईवे है, क्या है मुझे नहीं पता। और दूसरा क्या है यहाँ पे? ब्रह्मपुत्र वाली, गंगा ब्रह्मपुत्र आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल वाटरवे 1 हो गया गंगा वाला, और ब्रह्मपुत्र वाला सदिया धुबरी वाला ये हो गया नेशनल वाटरवेज 2। जैसे नेशनल हाईवे होता है वैसे नेशनल वाटरवेज होता है। ये हो गया 3, तो ये पूछा गया है NW2, द आंसर इज ब्रह्मपुत्र। व्हाट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड? देखो क्लास 12th ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको ये मिल जाएगा। लैंड दैट इज बीन लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 years, इनको कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। जो 5 साल से ज़्यादा आपने जिस ज़मीन को छोड़ दी उसे कहते हैं ये। जो 1 साल से कम है, लैंड दैट इज बीन लेफ्ट फैलो इन लास्ट 4 years, लैंड दैट इज बीन लेफ्ट फैलो इन 1 to 2 years, लेफ्ट फैलो फॉर लेस देन 1 year। लेस देन 1 year वाले को कहते हैं करंट फैलो। और जो 1 से 5 साल के बीच अगर आपने छोड़ा तो उसको कहेंगे क्या कहेंगे? कुछ अदर देन करंट फैलो कहते हैं, ठीक है, ये देख लेना। आंसर इसका ये वाला है, लैंड दैट इज बीन लेफ्ट फैलो फॉर 5 से ज़्यादा साल आपने छोड़ा तो दैट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब इनमें से क्या करेक्ट है? देखो बहुत ही बढ़िया सवाल। अब एंगुलर वेलोसिटी पे क्वेश्चन दिया, बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V = R ओमेगा, V = R ओमेगा। V is the linear velocity, R is the radius of the curvature, and W is the angular velocity, that is radian per second. This is meter per second and R is a meter. अब देखो एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल लोकेशंस ऑन अर्थ सर्फेस इज द सेम while linear velocity varies। जी हाँ, V डिपेंड कर रहा है R और ओमेगा पे, ओमेगा हमेशा सेम रहेगा। अब पृथ्वी घूम रही है ऐसे थोड़ी, अभी ऐसे घूम रही तेज तेज घूमने लगेगी, क्यों घूमेगी भाई? जैसे घूम रही है वैसे घूमेगी। W तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब R आपका चेंज होता है, ये रही आपकी पृथ्वी, आपका जियोइड शेप है ना। पोल पे तो आपका रेडियस कम है और इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा, यानी R चेंज हो रहा है, R चेंज हो रहा है, V चेंज हो रहा है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑल लोकेशन ऑन द अर्थ इज द सेम while linear velocity varies। yes, W same, V vary, very good। linear velocity is maximum at the equator। V maximum कब होगा? जब R maximum होगा। R maximum कहाँ पे होता है? दिख नहीं रहेगा यहाँ पे हमें, इक्वेटर पे, तो ये भी सही। और मिनिमम होगा पोल्स पे, जी हाँ, क्योंकि R मिनिमम होगा पोल पे, R मिनिमम V मिनिमम, तो ये भी सही और ये भी सही। बोले सुन साथिया। अब देखो इनके कोर्ट पोएट, तो कोर्ट पोएट वाले सब आपको सब याद करना है। एक अकबर के टाइम का था यार, मुझे लग रहा है वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी आधे में रुक गई थी, मैं चेक करके आता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोएट ऑफ अ किंग? कृष्णदेव राय, तो इनके भी 8 थे कोर्ट पोएट, एंड ये शायद नहीं है उनमें से, सिद्धेश्वर। एंड लेट मी चेक कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं ना, वापस कौन रिकॉर्ड करेगा यार। हाँ हो तो रहा है, हो तो रहा है, चलो 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 चलो। Which among the following is not under the jurisdiction of the Protection of Human Rights Act 1993? और इससे आपको भी याद करना है SC वाला, ST वाला और वुमेन वाला, OBC वाला।
आर्टिकल नहीं याद आ रहा मुझे, 223A 223B 223C ऐसे करके कुछ है, वो आया हुआ है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स नेशनल NHRC है, स्टेट का है, और ह्यूमन राइट्स कोड है, ये काउंसिल नहीं है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो मैंने अपने प्लेलिस्ट में भी बताया और सभी को बताया बचपन से। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग इस आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसे कहते हैं। कौन सी यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि नोबेल प्राइज़ 2 बार मिला है? तो ये है ये ह्यूमन रिफ्यूजी करके कुछ है, ह्यूमन रिफ्यूजी, इनको 2 बार मिला, बहुत ही अच्छी बात है। विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस? तो इनके पास है, इनके पास है, इनके पास है। RBC के पास न्यूक्लियस नहीं होता और इनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी सी एरिथ्रो, या तो मैं टाइम लगा के लिखूं। एरिथ्रो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में कहीं किसी किताब में आपको मिलेगा। एक सी है रेड सी करके, एरिथ्रन जिसे कहते हैं। एंशिएंट नाम रेड सी का एरिथ्रन है क्योंकि इसका मतलब शायद रेड होता होगा, अब ये मुझे देख कर लग रहा है। माइक्रोबॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल कंटेन्स, अब इंजाइम्स करते होंगे। एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा में और टीयर्स में कौन से वो होते हैं एंजाइम? तो वो होते हैं, सॉरी, एन एक्टीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स इज कॉल्ड लाइजोजाइम। ये नीचे मेरे घर वाले सब लड़ रहे हैं, आवाज़ ना आए तो ज़्यादा अच्छा, मैं बोलता रहता हूँ, है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो कि बहुत एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर होते हैं, और मैंने अपनी वीडियोस में न जाने कितनी दफ़ा ये बताया है कि कभी ना कभी तो आएगा और आता ही है। और अगला सवाल जो कि देखो यार, ये क्वेश्चन मुझे इस बात की पुष्टि कर देता है कि बनाने वाला या तो भाई मैकेनिकल इंजीनियर था या तो उसने सोचा कि इस बार साइंस एंड टेक से ऐसा क्वेश्चन दूंगा ना, बीटेक फीटेक कुछ ना कर पाए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन नंबर, देखो यार ऑक्टेन नंबर क्या चीज़ होता है? 2 नंबर होते हैं, एक ऑक्टेन नंबर होता है, एक सीटेन नंबर होता है। गैसोलाइन इंजन में या पेट्रोल इंजन कह लो, भैया आवाज़ ज़्यादा आ रही है, वीडियो बना रहा हूँ मैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन नंबर एंड वो, देखो यार फ्यूल होता है इंजन में, 2-3 चीज़ें होती हैं, टाइम ज़्यादा ना हो जाए। फ्यूल में नॉकिंग और डिटोनेशन होता है, इंजन में नॉकिंग और डिटोनेशन होता है। मतलब देखो क्या होता है, ये रहा इंजन, ठीक, यहाँ से आपका एयर और फ्यूल आएगा, इसको कहते हैं सक्शन स्ट्रोक। यहाँ पे ये क्रैंक मान लो, क्रैंक ये घूमेगा, एयर और फ्यूल आया, सक्शन हुआ, अब मिक्स करेगा, स्पार्क प्लग ने स्पार्क दिया, ब्लास्ट हुआ, ये पिस्टन हमारी नीचे गई, पावर स्ट्रोक, फिर हुआ रिटर्न और फिर हो गया एग्जॉस्ट, निकल गया। 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। मतलब इनटेक हुआ, पावर हुआ, रिटर्न हुआ और एग्जॉस्ट हो गया। अब कई बार ये जो वो है स्पार्क, वो पहले हो जाती है, प्री मैच्योर हो जाती है, टाइम पे नहीं होती है, तो फिर थोड़ा सा मिसफायर टाइप की फीलिंग आएगी। दिस इज नोन एज नॉकिंग। तो इस फ्यूल की कितनी अच्छी वो है क्वालिटी, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, आइसोहेप्टेन और ऑक्टेन कोई चीज़ है उसको मिलाते हैं, खैर वो जाने दो। फिर वहाँ से एक नंबर आता है ऑक्टेन नंबर, मतलब जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर, ये काम की बात करते हैं, जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतना अच्छा फ्यूल होता है। डीजल के केस में मोस्टली सीटेन नंबर यूज़ करते हैं, यहाँ पे गैसोलाइन पेट्रोल वाले में ऑक्टेन नंबर यूज़ करते हैं, ठीक। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये पिस्टन नीचे जाएगा, ये क्रैंक है तो ये घूम जाएगा, समझ रहे हो कैसे? अरे यार ऐसे पिस्टन है, पिस्टन से एक क्रैंक लगा है, क्रैंक से यहाँ रॉड लगी है, तो ये जब नीचे आ रहा है तो देखो ये घूम रहा है ऐसे सर्कुलर मैनर में, और ये स्ट्रेट है, ये सर्कुलर है। एक बार घूम गया, अब जो घूमा वहाँ पे लगा दो गियर, यानी कि आपने फ्यूल डाला और ये हमें घूम गया, ये घूम गया, इस पर हमने चेन लगा दिया, आगे एक और पहिया लगा दिया, दोनों पहिए घूम रहे हैं। दिस इज हाउ द व्हीकल मूव्स। तो अब ये इंजन क्यों पूछ लिया? ऑक्टेन नंबर या तो केमिस्ट्री का पार्ट होगा कहीं आगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है आईसी इंजन में या फिर अप्लाइड थर्मल में। तो ऑर्डर तो देखो, ब्यूटेन
पेंटेन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। कहानी ये बताती है कि या तो साइक्लोहेक्सेन सबसे पीछे आएगा या तो सबसे आगे आएगा। तो थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड है तो शायद इसका ऑक्टेन नंबर और ज़्यादा हो, तो मैं इसको मार देता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ ए और डी में, इनको ये पूछना ही नहीं चाहिए। पसीना बहुत आ रहा है। Which one of the following is the correct order of the reactivity? और ये एक बार और क्वेश्चन आया, दिस इज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन, और मेरी जो प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की उसमें भी आपको मिल जाएगी, ये मार दो। और नहीं तो रिएक्टिविटी सीरीज का वो मैंने वो बताया था, क्या है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। तो ये देखो ना, यहीं दिख दिया MALZNFE, इसी ऑर्डर में सीधा उठा के दे दिया, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। मेथानॉल इज टॉक्सिक बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू मेथनल, और फिर हमारे लीवर को जला देगा। तो मेरे ख्याल से यही आंसर हो गया। विनेगर, अगेन दिस इज इन आर प्लेलिस्ट वाली वीडियो, 5 से 8% का सोल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड, दैट इज एथेनोइक एसिड इन वाटर। अब देखो फिर से सीटेन नंबर कह दिया, सीटेन नंबर होता है यार, क्यों बना है यार ये बीटेक वाला भी नहीं कर पाएगा वैसे तो, याद कहाँ रहता है। सीटेन नंबर होता है 16, 16 बोले तो हेक्साडिकेन, यानी C16 और एल्केन है, तो 2n+2 16 × 2 32 2 34, ये होगा शायद सीटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला? तो जॉर्डन नहीं है, कुवैत, ओमान और ये लड़के हैं। G20 समिट जब हुई तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? ये भी था, ये भी था, ये भी था। दिस इज आंसर। भैया देखो ये रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, बस आराम से देखते रहो, पिछली बार बंद हो गया था। चल रहा है सारा? हाँ ठीक। फ्रॉम विच वन द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ब्लड क्लॉटिंग? अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग ये आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और आपको पता ही है कि द आंसर इज प्लेटलेट्स। देखो जब एग को हीट करते हैं तो बीच वाला येलो वाला टर्न सॉलिड एंड टर्बाइड वाइट, मतलब चारों तरफ वाइट हो जाता है, बीच में अपना वो वाला होता है। दिस हैपन्स ड्यू टू द थर्मल डीनेचुरेशन ऑफ, अब नहीं पता, केमिस्ट्री में तो हम लोग है नहीं और ना ही हम लोगों को इतना पता है, लेकिन कहानी क्या बता रही है, ये क्वेश्चन खुद क्या बता रहा है? ये क्वेश्चन खुद बता रहा है कि मुझे प्रोटीन पे टिक कर दो। प्रोटीन नहीं पता क्या? प्रोटीन के लिए तो खाते हैं यार हम लोग। कहो न कहो ये सांस से। देखो M1 और इकोनॉमिक्स की तो क्या बात करें, जैसे जैसे पॉलिटी का वर्चस्व अब कम हो रहा है, और इस बार तो देखो साइंस के क्वेश्चंस भी कम आए हैं। बायो ऐसी आई है या तो नहीं आई है, केमिस्ट्री या तो ऐसी आई है या तो नहीं आई है, फिजिक्स तो आई ही नहीं है, और थोड़ी बहुत आई है तो मॉडर्न फिजिक्स की आई है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं ना, रिसर्च ओरिएंटेड टाइप के, वो आए हैं। क्लासिकल फिजिक्स ये देंगे नहीं तो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर नहीं पाएगा, पुल्ली उल्ली लगा दिया तो गलती से। विच ऑन द फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन M1 डेफिनेशन ऑफ मनी? देखो वंस अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ये मिल जाएगी, NCERT में M1। पिछली बार क्वेश्चन आया था M4 का कि सबसे लिक्विडेस्ट कौन सा है, तो द आंसर इज M4। M1 में आते हैं करेंसी और DD। M1 करेंसी आती है, करेंसी में दोनों नोट और कॉइन्स दोनों, और डिमांड डिपॉजिट्स, ये M1 है। M2 में आ जाते हैं M1 प्लस मेरे ख्याल से सेविंग्स, M3 में आ जाते हैं M1 प्लस शायद टाइम डिपॉजिट, ऐसे करके है ठीक। तो M1 इज 2 and 3 करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। M1 और M2 को कहते हैं नैरो मनी, M3 एंड M4 को कहते हैं ब्रॉड मनी। आगे किसी CDS CAPF में आपको देखने को मिलेगा। सबसे लिक्विडेस्ट ये कोई एक टर्म होता है, ईजीएस्ट या सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी कौन सा है, वो M4 है। ये सब NCERT की लाइन है, इसको पढ़ो। और अब देखो ये कल ही इलेक्ट्रॉनिक वाली पीरियोडिक एलिमेंट वाली जो हमने वीडियो बनाई, हालांकि ये बेसिक है, आपको बचपन से ही आता होगा। करेक्ट ऑर्डर क्या है तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन, हलीना की रब से फरियाद, और इधर बेटा मांगे कार स्कूटर,
है ना। और इधर आ जाएगा नाना पापा आंसू सब बीमार, बैंगन आलू गाजर इन थाली, और उस से टीपो। चलो ठीक है, जैसे जैसे आप इधर जाओगे साइज़ डिक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर चार्ज वाला, नीचे से जाओगे साइज़ इंक्रीज़ होगा, है ना। यहाँ डिक्रीज़, यहाँ इंक्रीज़। करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो ऐसे ही देख लो, ये सबसे बड़ा होगा। लिथियम और सोडियम में कौन बड़ा होगा, तो Na बड़ा होगा लिथियम से, Na बड़ा होगा लिथियम से, तो ऐसे ही मिल गया यार। और Be बड़ा होगा O से, Be पहले आ रहा है इस लाइन में, OA बाद में है, तो दिस इज आंसर। कैटालिटिक सिस्टम, और फिर से ये हमने प्लेलिस्ट में देखा है, यानी केमिस्ट्री वो आई है जो प्लेलिस्ट में पहले से है। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप ऐसा मत सोचो कि आप केमिस्ट्री कर लोगे बिना पढ़े, नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें वही याद है बेसिक, ये चीज़ें हम भूल जाएंगे, कैटलिस्ट कौन सा लगाना है, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऑर्डर नहीं याद होंगे, 5 to 8% विनेगर नहीं याद होगा। तो इसलिए अगर आप साइंस से हैं तो भी आप केमिस्ट्री की उस प्लेलिस्ट को देखें। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड करने के लिए किस कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, निकल और हाइड्रोजन। शायद यहाँ पैलेडियम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो अगर भविष्य में कभी आए तो पैलेडियम को भी मार देना, शर्माना बिल्कुल नहीं। देखो फिर से यार, ये तो जेई या नीट का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। अब देखो आयनिक कैरेक्टर अभी मैंने चेक किया तो इसका मतलब ये है कि कैटायन और एनायन के बीच का डिफरेंस। तो देखो बेरिलियम इधर है, फ्लोरीन उधर है, यहाँ मेरी फ़ोटो इतने में आ रही होगी, तो यानी मैं इसको इधर कर लेता हूँ। अब मेरी फ़ोटो इतने में आ रही होगी, ठीक है, ठीक। SiO2 Si इधर है, ऑक्सीजन किधर है, वो भी इधर है, नाइट्रोजन किधर, नाइट्रोजन यहीं कहीं है, Cl क्लोरीन, अबे यार ये कहाँ से आ गया, ये इधर है, ये क्लोरीन इधर है, और कौन है K2, K इधर के, हलीना के इधर है, इन सबको हटा देते हैं। बेरिलियम इधर है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सल्फर किधर है, उससे डिपो इधर, ठीक है। देखो BeF3, ठीक है, कैटाइन एनाइन, काफ़ी ज़्यादा गैप दोनों में आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में, कैटाइन एनाइन के में गैप है, ठीक है, BeF3। SiO2 में देखो आसपास है तो इतना नहीं होगा जितना BeF3 का होगा, दूर दूर वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी अंतर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है ना, कल ही पढ़ा था। या तो कह दो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो रही है अक्रॉस द पीरियड, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है ना, तभी तो ये एनायन बनाते हैं माइनस लेके। NCl थे, देखो NCl, ये भी इनका कैटायन और एनायन के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू BeF3। K2 और S, K इधर का S इधर का, इनमें भी ज़्यादा है। तो अब इसमें और इसमें से कोई एक आंसर होगा, कौन सा होगा मुझे नहीं पता। शायद इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देख के पता कर पाएँ या कोई और तरीका हो, बट द आंसर इज ईदर A और D। कोपन सोपन कर लेना यार, ऊपर तो जाओ भाई। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 3 स्टेट में फैला हुआ है, तो दैट इज नीलगिरी। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, तो द आंसर इज रामनगर। ये उत्तराखंड की बजाय जम्मू कश्मीर में है, बाकी सारे लड़के सही हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से 19वीं सेंचुरी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस इंडस्ट्री पे पड़ा, तो शायद कॉटन पे ही पड़ा होगा यार, ये कॉटन पे ही पड़ा होगा, और किस पे पड़ेगा यार। अब देखो ये जो क्वेश्चन है जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, ये भी 2021 का है मेरे ख्याल से, 21 या 23 का है, बहुत पुराना है। तो कुछ क्वेश्चंस तो पीछे के आएंगे, तो ज़्यादा फोकस आपको क्या करना है, आप हर बार इस करंट अफेयर से यही सीखा करो। जब भी सर्च करो न्यूज़ में जाके देखो, जब मैं करता था, जब मैं प्रिपरेशन करता था, जब मैं इस फेज़ में था, तो मैं करंट अफेयर्स में यही देखता था यार कि पहले ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं। तो हाँ, ये फिक्स नहीं है, कभी मैं जिन 4 महीने को कह रहा हूँ, यहाँ पर मान लो एग्ज़ाम है, कभी इधर से बहुत आ गया, कभी इधर से बहुत आ गया, लेकिन इन 4 को बहुत अच्छे से करके जाओ, उसके बाद टाइम बचे तो पीछे चले जाना, मैं तो यही मानता हूँ। एक जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप है, ये मल्टीपल पैराबोलिक एंटीनाज हैं, लगभग 30। विच ऑन द फॉलोइंग द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन, ये अपने एलन भाई का एक्सियम स्टेशन, SpaceX। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक आपको पता है, कोबाल्ट तो है ही, आयरन तो है ही,
इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना सिल्वर में कभी चुंबक चिपकता है? मम्मी लोग लेती हैं वो कान का, नाक का और पायल, तो चुंबक कहाँ चिपकता है यार, ये कैसे फेरोमैग्नेटिक हुआ? सो द आंसर इज सिल्वर। तो धीरे धीरे आप इन सारी चीज़ों को पढ़िए और मज़ा करिए। तो आज हमने सारी चीज़ें देख ली, और इसमें आपको अगर कोई एरर लगे तो आप अपना कमेंट करना कि भाई यहाँ पे मैं वो कर रहा हूँ। और पीडीएफ इसकी क्या ही लोगे, डाल दूँ क्या इसकी पीडीएफ? academic.winragi, और इंस्टाग्राम पे आपको चाहिए तो todays.newspaper, जिसका यूज़र नेम बहुत ही जल्द चेंज होगा। मैं आपसे सजेशन मांगूंगा कि क्या डालें। और थैंक यू। और कल हम वो करते हैं बाकी ये वीडियोस आप चाहें तो अपने दोस्तों को भेज देना कि क्या तुम लाइव में परेशान हो, जो आधा आंसर बता रहे हैं आधा नहीं बता रहे, ये वाली देखो और ख़त्म करो। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।